हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एहसन भदौरिया बायोलॉजी फैकल्टी एक बार फिर से आपका द साइंस मैजिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं इस चैप्टर से, यानी जो लैंगिक आवर्तबीजी पादपों या पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन वाला अपना जो चैप्टर चल रहा है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आवर्तबीजी पादपों में या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाला जो चैप्टर था, उस चैप्टर के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। मतलब अभी तक जो हमने बात की है वो लगभग टॉपिक जो अपने वो टच कर लिए हमने। अब कुछ टॉपिक ऐसे रह गए इस चैप्टर में जो छोटे हैं, जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, यानी विद डायग्राम उनको अपन अपने चैप्टर के अंदर बड़ा जो टॉपिक थे वो लगभग क्लियर हो चुके हैं। अब जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं उनको अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं उनका आज, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसमें, सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है परागण। परागण या पोलिनेशन, परागण या पोलिनेशन। अब परागण या पोलिनेशन क्या होता है, इसकी सरल सी डेफिनेशन होती है पराग कणों का किसी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ठीक है। इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो क्या है, पराग कणों का, पराग कणों का किसी माध्यम द्वारा, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यानी ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब आप इसमें और ऐड कर सकते हैं मतलब से, यानी किसी पुष्प के परागकण का किसी भी माध्यम द्वारा जल, वायु, ठीक है, हवा या सॉरी मतलब कीट, ठीक है, इनके द्वारा पुष्प की किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब देखो, परागण जो प्रोसेस है ये पादपों में जरूरी है, अन्यथा पादपों में नए जीव का निर्माण नहीं हो पाता है। और विशेषतः जो पुष्पीय पादप है उनके अंदर तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अब देखो, परागण जो होता है ये दो प्रकार का माना गया है। एक तो माना गया है स्वपरागण और एक माना गया है परपरागण। इसके जो टाइप्स हैं, पॉलिनेशन के टाइप्स जो होते हैं ये दो माने गए हैं। एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण, यानी इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और परपरागण इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इनको शॉर्ट नोट के अंदर देख लेते हैं। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, स्वपरागण का मतलब होता है कि परागकण उसी पुष्प के हैं और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले गए, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूं जो स्वपरागण जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक पुष्प या एक पादप के पुष्प के परागकण जब किसी माध्यम द्वारा, यानी माध्यम द्वारा या तो उसी पुष्प पर पहुंचते हैं या पादप के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। या तो हम कह दें कि उसी पुष्प पर जिस पुष्प के परागकण हैं, ठीक है, या पादप के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। अब यहां से जो प्रश्न है ये पूछा गया प्रश्न है, एक प्रश्न पूछा गया यहां से, इसको देख लेते हैं। पहले स्वपरागण की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो, स्वपरागण जो होता है इसके अंदर पहला देखा गया वो बिंदु जो है वो क्या है, इसके अंदर देखा गया है स्वयुग्मन। अब स्वयुग्मन यानी ओटोगेमी,
इसका मतलब क्या होता है, और इसी के साथ एक और आता है सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। इसका मतलब होता है जेटेनोगेमी, जेटोनोगेमी। ठीक है, अब ये पूछा गया प्रश्न है ना, जेटेनोगेमी या जेटोनोगेमी का मतलब क्या होता है। देखो यहां हम बात करें तो यहां तो पुष्प समान है, यानी एक ही पादप, एक ही पादप के एक ही पुष्प, एक ही पुष्प में स्वपरागण, में स्वपरागण, तब तो क्या होता है, वो स्वयुग्मन होता है भाई। लेकिन पादप एक है, पुष्प अलग अलग हैं, ठीक है ना, पौधा तो एक ही है, ठीक है ना। अब यहां हम लिख देंगे कि एक ही पादप के, एक ही पादप के दो भिन्न भिन्न पुष्पों के बीच, दो भिन्न भिन्न पुष्पों के मध्य, पुष्पों के मध्य जो परागण प्रोसेस है या पॉलिनेशन जो होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी परागण बोलते हैं या जेटोनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है सजात पुष्पी परागण क्या है, जेटोनोगेमी क्या है। ठीक है, तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि स्वपरागण का मतलब क्या है, एक पादप के पुष्प के परागकण माध्यम द्वारा, किसी माध्यम द्वारा उसी पुष्प पर या पादप के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण। स्वयुग्मन का मतलब तो पादप और पुष्प समान है, सजात पुष्पी का मतलब पादप समान है लेकिन पुष्प अलग अलग हैं और उनके बीच में क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है। अब देखो यहां हम बात करें कि स्वपरागण जो होता है इसके लिए कुछ अनुकूलताएं होती हैं, ठीक है ना, यानी स्वपरागण हेतु, स्वपरागण हेतु, स्वपरागण हेतु अनुकूलताएं, अनुकूलताएं यानी एडेप्टेशंस क्या होते हैं, स्वपरागण ही होगा। इसके लिए क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, यानी एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें पहला एडेप्टेशन जो आता है वो आता है कि पुष्प जो होता है वो कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी या द्विलिंगी होना चाहिए। पुष्प कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी या द्विलिंगी होना चाहिए, यानी फ्लावर जो है ना, फ्लावर, ठीक है, वो कैसा हो गई, द्विलिंगी या उभयलिंगी हो। यानी इसमें हम बात करें तो पुष्प कैसा होना चाहिए, पुष्प उभयलिंगी या द्विलिंगी होना चाहिए, उभयलिंगी या द्विलिंगी होना चाहिए, तभी तो उसमें क्या होगा, ठीक है, होना चाहिए, तभी तो क्या होगा भाई, उसमें स्वपरागण होगा। ठीक है, यानी पुष्प अगर उभयलिंगी है, द्विलिंगी है, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा कि उसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। तो स्वपरागण की पहली अनुकूलता तो ये है। दूसरी अनुकूलता क्या है, दूसरी अनुकूलता होती है समकाल पक्वता, समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पुष्प में जो नर जननांग है उमंग और मादा जननांग होता है जो जायांग है, यानी एंड्रोएशियम और गायनोएशियम, ये दोनों समान समय पर मैच्योर होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए, जन्म योग्य होने चाहिए। ठीक है, यानी हम ये कहें कि पुष्प के पुमंग व जायांग, व जायांग समान समय पर, एक ही समय पर क्या हो, एक ही समय पर जनन योग्य, जनन योग्य होने चाहिए। ठीक है ना, या होने चाहिए या परिपक्व होने चाहिए एक ही समय पर। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, उसमें स्वपरागण होगा। तीसरी जो कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन, ठीक है, वो आती है इसमें अनुन्मिल्य पुष्प का, अनुन्मिल्य, अनुन्मिल्य पुष्प, अनुन्मिल्य पुष्प या क्लिस्टोगेमी, देखो अनुन्मिल्य क्लिस्टोगेमी फ्लावर है ना, क्लिस्टोगेमी, ठीक है, फ्लावर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पुष्प जो होते हैं, पुष्प बंद रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है ना, पुष्प बंद रहते हैं, खिलते नहीं हैं। जब पुष्प मान लो बंद है इस प्रकार से और वो द्विलिंगी है, तो उसी के परागण, उसी की वर्तिका अगर प्राणे हैं, यानी क्या होना है उनके बीच में, स्वयुग्मन होना है। तो ये जो अनुन्मिल्य पुष्प हैं, ठीक है, जैसे मतलब अपन कहे भी अनुन्मिल्य पुष्पों का पाया जाना विशेषतः किसके अंतर्गत होता है, जैसे बायोला है, ड्रोसेरा है या फिर कोमेलाइना है, ठीक है ना, बायोला या ड्रोसेरा
कोमेलाइन, इसके एग्जांपल्स लिख देते हैं कुछ। द्विलिंगी के अंतर्गत तो आप जानते हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है भाई, सरसों है, गुड़हल है, मटर है, ठीक है। इसके एग्जांपल देखें अपन तो सरसों, मटर, है ना, गुड़हल इत्यादि, ठीक है। समकाल पक्वता के अंतर्गत हम बात करने, मान लो जैसे जिनके अंदर पुमंग और जायंग क्या हो, समान समय परिपक्व होते हैं, तो जैसे मिराबिलिस जलापा, इसका देख लेते हैं अपन, ठीक है। मिराबिलिस जलापा है, या फिर रोजियस कैथेरेंथस है, रोजियस कैथेरेंथस है, ये दो पादप हो गए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन, तो इसमें जैसे ड्रोसेरा पादप है, ड्रोसेरा, बायोला, ठीक है ना। ये ऐसे पादप हैं जिनके अंदर अनुन्मिले पुष्प पाए जाते हैं या क्लिस्टोगेमी फ्लावर पाए जाते हैं, इनके फ्लावर जो है वो, या एक और है इसमें कोमेलाइना, कोमेलाइना यानी कनकोआ, कनकोआ, ठीक है। ये ऐसे पुष्प हैं जो खिलते नहीं है इन पादपों के अंदर। तो हम कहें स्वपरागण हेतु मेनली क्या होती है, तीन विशेषताएं पाई जाती हैं पादपों में। यानी पुष्प कैसा होगा भाई, उभयलिंगी होगा, पुमंग और जायंग दोनों प्रेजेंट होंगे उस पुष्प में। समकाल पक्वता, पुमंग और जायंग दोनों समान समय पर जनन योग्य होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए, और अनुन्मिलित पुष्प होने चाहिए। अगर ये सब कंडीशन, इसका मतलब उसमें क्या होना है, सेल्फ पॉलिनेशन होना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि परपरागण क्या होता है, ठीक है। देखो, स्वपरागण पादप के पुष्प का परागण, यानी पुष्प के परागण हुआ माध्यम द्वारा उसी पुष्प पर या पादप के दूसरे पुष्प पर पहुंचना। स्वयुग्मन, पादप सेम, पुष्प भी सेम। सजात पुष्पी, पादप एक है लेकिन पुष्प अलग अलग हैं, ठीक है, और उसके लिए जो अडेप्टेशन है वो सब। नेक्स्ट हम बात करें इसमें परपरागण क्या होता है, तो देखो परपरागण के लिए यहां नंबर 2 हम बात कर लेते हैं, परपरागण क्या होता है। देखो, परपरागण का मतलब भाई एक पुष्प के परागकणों का किसी माध्यम द्वारा दूसरे पादप या दूसरे पुष्प पर पहुंचना। जैसे मान लो दूसरा पॉइंट अपना परपरागण, परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन, या क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का सीधा सीधा अर्थ है, परपरागण का मतलब है एक पादप, ठीक है ना, एक पादप के पुष्प, एक पादप के पुष्प के परागकणों का किसी माध्यम द्वारा दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है भाई, परपरागण कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मान लो ये दो प्लांट है भाई, ठीक है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, दोनों मान लो समान जाति के हैं, ठीक है ना। तो इस पुष्प के परागकण अगर इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर आते हैं, इस पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर आते हैं स्टिग्मा पर, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए भी कुछ अनुकूलताएं होती हैं भाई, परपरागण के लिए जो एडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिख देता हूं मैं, एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। यानी परपरागण के लिए अनुकूलन क्या क्या है, तो देखो इसके लिए पहला अनुकूलन माना गया है एक लिंगी पुष्प का होना, ठीक है ना, यानी एक लिंगीता, एक लिंगीता, यानी पुष्प क्या हो, पुष्प जो है वो एक लिंगी होना चाहिए, ठीक है ना, एक लिंगी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे या तो वो मादा पुष्प हो, या तो क्या हो, मादा पुष्प हो, या फिर वो क्या हो, नर पुष्प हो, यानी उस पुष्प में या तो केवल जायांग वाला भाग हो या केवल उमंग वाला भाग हो। तो इसका मतलब क्या है, वो मतलब क्रॉस पोलिनेशन के लिए बेटर एडेप्टेशन है। दूसरा क्या होता है, भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता, यानी इसमें भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या है, पुष्प है तो द्विलिंगी, पुष्प कैसा है,
द्विलिंगी है, ठीक है ना। परंतु पुष्प द्विलिंगी है, परंतु क्या होगा उसमें नर और मादा जन्नांग, नर व मादा जन्नांगों का परिपक्वन जो होता है, ठीक है, वो अलग अलग समय पर होता है, अलग अलग समय पर होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न काल पक्वता, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो इसके अंदर मतलब उन्मिल्य पुष्पों का पाया जाना, ठीक है, उन्मिल्य पुष्प होने चाहिए, ठीक है। कैस्मोगेमी या उन्मिल्य पुष्प होने चाहिए, यानी पुष्प क्या होने चाहिए, पुष्प खिलने वाले होने चाहिए, बंद नहीं हो, खिलने वाले होने चाहिए, ठीक है। तब उसमें परपरागण की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जैसे हम बात करें नंबर चार, ठीक है, इसमें विषमवर्तिकात्व का मतलब मैंने बताया था आपको, पिन आइड पुष्प होने चाहिए, ठीक है ना, पिन आइड पुष्प, ठीक है, या फिर थ्रम आइड पुष्प होने चाहिए, यानी पिन आइड पुष्प का मतलब है वर्तिका की लंबाई बहुत ज्यादा हो, पुंकेसर की लंबाई कम हो, या थ्रम आइड पुष्प वर्तिका की लंबाई बहुत ज्यादा रहेगी और पुंकेसर छोटे रहेंगे, सॉरी, पुंकेसर की लंबाई बहुत ज्यादा हो गई और वर्तिका की लंबाई छोटी रहेगी, तो थर्माइट पुष्प। तो विषम वर्तिका वाली कंडीशन जो है पर परागण को ज्यादा मतलब संचालित करती है, भिन्न काल पक्वता है, उन्मिल्य पुष्प है, या फिर एकलिंगिता। ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनके द्वारा पादपों के अंदर पर परागण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जहां तक, ठीक है, इन एडेप्टेशंस की बात करें तब, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है, स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, तो यहां से आप अंतर ले सकते हैं। अगर प्रश्न ये दे दे, छोटा प्रश्न दे दे, एक लाइन का या फिर मतलब 1 नंबर का प्रश्न दे दे, और प्रश्न क्या दे दिया, प्रश्न दे दिया आपको कि स्वपरागण तथा स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, तथा परपरागण क्रॉस पोलिनेशन, परपरागण में श्रेष्ठ कौन सा है, श्रेष्ठ कौन सा है और क्यों है, कौन सा है और क्यों है, ठीक है। अगर मान लो ये प्रश्न दे दिया कि स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में ज्यादा बेटर कौन सा है, ठीक है, और क्यों है वो, तो ज्यादा बेटर कौन सा माना जाएगा, इसमें क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है, परपरागण ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पादपों के जो परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य क्या होना है, मतलब परागण क्रिया होनी है, तो अलग अलग पादपों के लक्षण एक संतति में आ जाते हैं। तो यहां से हम कहेंगे भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और भिन्नताएं उत्पन्न होने के कारण नई जाति बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं उद्विकासीय दृष्टि से, ठीक है। तो परपरागण ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है स्वपरागण की तुलना में, ठीक है ना। परपरागण ज्यादा श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है ज्यादा, इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि परपरागण में दो अलग अलग पादपों के लक्षण समाहित होकर के एक ही नए पादप का निर्माण करते हैं, तो भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। फलस्वरूप उसमें क्या होता है, वो श्रेष्ठ माना गया है। स्वपरागण में तो समान लक्षण चलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ बात करें इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, इनकी चर्चा कर ले, ठीक है। जैसे मान लो एकलिंगिता की बात करें तो पपीता, तरबूज, नारियल, ये सब क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। यहां देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है। पपीता, तरबूज, नारियल, ठीक है। इसके अलावा भिन्न काल पक्वता यानी नर और मादा जन्नांग क्या हो, उनका परिपक्वन क्या होती है, अवधि अलग अलग होती है। अगर मान लो अलग अलग समय पर उनका परिपक्वन हो रहा है तो इसका मतलब भिन्न काल पक्वता है, पर परागण के लिए ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इसके लिए पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता दो कंडीशन आती है। हालांकि स्त्री पूर्वता का मतलब होता है, देखो यहाँ भिन्न काल पक्वता जो होती है दो प्रकार से हो सकती है, ठीक है। एक तो होती है भाई स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का मतलब मादा जननांगों का पहले परिपक्व होना, पूर्व स्त्री यानी मादा जननांग पहले परिपक्व हो जाते हैं, और इसका मतलब
पुंग पूर्वता का मतलब होता है नर जनन अंग पहले परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम कहें भिन्न काल परिपक्वता जो है, जैसे साल्विया के अंदर है, ठीक है ना, साल्विया के अंदर क्या होता है, जलीय पादप है साल्विया, स्त्री पूर्वता पाई जाती है। या ये अपन कहेंगे कि रोजेशी कुल के जो पादप होते हैं, रोजेशी गुलाब कुल के जो पादप होते हैं उनके अंदर पुंग पूर्वता पाई जाती है। ठीक है, अधिकांश पुष्प खिलने वाले होते हैं, तो वो सब हो गया इसमें परागण के लिए। विषम वर्तिकाग्र, इसका उदाहरण हम देखा था इवनिंग प्रिमरोज, है ना, पहले देख चुके हैं इसको हम। इसका उदाहरण है इवनिंग प्रिमरोज। तो हम ये कहें कि अगर ऐसे लक्षण हैं तो उनमें क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन दोनों में ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा बताया मैंने, क्रॉस पोलिनेशन बताया, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन के दौरान दो अलग अलग पादपों के जो लक्षण होते हैं वो एक ही पादप में आ जाते हैं, तो भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो कि वंशागति के दौरान उद्विकास की दृष्टि से नई जाति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। फिर नेक्स्ट हम जो बात करें कि मतलब कुछ बातें परागण क्रिया से संबंधित अगर हम कुछ बातें करें तो परागण क्रिया से देखो, अगर हम बात करें कि भाई ऐसा परागण जो प्रक्रिया है वो सर्वाधिक किसके द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कुछ पॉइंट हैं, ये मैं लिख देता हूं यहां पर। परागण प्रोसेस या पोलिनेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे मान लो पहला बिंदु यहां ले देता हूं मैं, आपको ध्यान रखना ये चीजें। ठीक है, जलीय पादप निम्फिया जो होता है, निम्फिया, ठीक है, इसमें कौन सा परागण होता है, कीट परागण होता है, कीट परागण होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अधिकांश जो कीट परागण है, कीट परागण, उसमें कौन सा कीट ज्यादा जिम्मेदारी निभाता है या कौन से कीट के द्वारा होता है। अधिकांश कीट परागण जो होता है वो मधुमक्खी के द्वारा होता है भाई, मधुमक्खी द्वारा होता है। लगभग ये माना गया कि कीटों का जितना पोलिनेशन होता है कीटों द्वारा, उसका 80% जो कीट परागण है वो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो जो जलीय पादप निम्फिया है, ठीक है, या इनके अलावा जैसे मतलब मनुष्य द्वारा भी है, चमगादड़ द्वारा भी है, जल के द्वारा भी होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो चमगादड़ के द्वारा बात करें तो चमगादड़ द्वारा परागण किसमें होता है, चमगादड़ द्वारा परागण प्रोसेस किसके अंदर होती है, परागण क्रिया। ठीक है, तो ये होती है कदम्ब के पादप में, कदम्ब के पादप में, कचनार के पादप में, गोरख इमली, गोरख इमली। ठीक है, तो ये सब है, इनके अंदर कदम्ब, कचनार और गोरख इमली ऐसे पादप हैं जिनमें चमगादड़ द्वारा क्या होता है, पर परागण संपन्न होता है, यानी अपन का परागण प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट इसमें एक बिंदु और आ जाता है, परागण क्रिया से संबंधित ही है। अगला जो बिंदु है वो क्या है, देखो ये बिंदु थोड़ा ध्यान रखना आपको, परागण क्रिया से संबंधित ही है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। ठीक है ना, उसका नाम क्या है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, या यूं कहें अपन कि पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन, इंटरएक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मतलब हम कहते हैं कि परागण प्रक्रिया के दौरान परागकण किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, सही है, और वहां अंकुरित हो जाते हैं और परागनलिका बन जाती है, निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है उसके बाद में। तो पराग स्त्रीकेसर संकरण या पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर हम बात करें कि क्या एक पुष्प है मान लो, और उस पुष्प पर उसी जाति के परागकण भी आ गए, अन्य जाति के पादपों के परागण भी आ गए। भाई कीटों को या मधुमक्खी को पता थोड़ी है इस चीज का कि मुझे समान जाति के पादप के पुष्प पर जाना है। ठीक है, तो वो तो किसी भी दूसरे पादप के पुष्प पर जाकर बैठ सकती है, उसके मतलब जो परागकण है वो पहुंचा सकती है। ठीक है, तो फिर वो जो अन्य जाति के परागकण आते हैं वर्तिकाग्र कण, क्या वो अंकुरित हो जाते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो इसमें ध्यान रखना, जैसे हम कहें कि मनुष्य का शुक्राणु है,
वो मानव मादा युग्मक अंडाणु के साथ ही जुड़ता है। अगर मनुष्य के शुक्राणु को हम किसी दूसरे अन्य अंडाणु के साथ जोड़ना चाहें, ठीक है, या उसके साथ फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। यानी ये ध्यान रखना है कि परागकण तथा वर्तिकाग्र की जो भित्ति होती है, परागकण तथा वर्तिकाग्र, परागकण व वर्तिकाग्र की भित्ति यानी पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा की जो वॉल होती है, ठीक है, उस वर्तिकाग्र की भित्ति पर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर मान लो वो समान प्रोटीन्स हैं, इसका मतलब उनके बीच में क्या होगा, मतलब संगत प्रोटीन है अगर, तो उनके बीच में क्या होगी, क्रिया होगी। परागकण जल अवशोषित करेंगे, पोषक पदार्थ अवशोषित करेंगे और फूल जाएंगे और पोलन ट्यूब बन जाएगी, अगर संगत है तो, ठीक है। लेकिन अगर भिन्न भिन्न है, मान लो परागकणों की भित्ति पर मिलने वाले प्रोटीन कारक और वर्तिकाग्र की भित्ति पर मिलने वाले प्रोटीन कारक अलग अलग हैं, ठीक है, तब उनको पोषक पदार्थ और जल नहीं मिलेगा और फलस्वरूप वो परागकण अंकुरित नहीं होंगे। यानी किसी दूसरे पादप के परागकण अगर ऐसा हो तो, ठीक है, तो परागकण या पराग इस तरीके से संकर्षण ये हमें दर्शाता है कि संगतता या असंगतता की स्थिति में परागकण अंकुरित होते हैं या नहीं होते। तो संगत होंगे तो अंकुरित होंगे, अन्यथा नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लो हम फिर भी चाहते हैं कि परागकण किसी दूसरे पुष्प के और वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो, तो उनको अतिरिक्त पोषक माध्यम देना पड़ता है। जैसे मान लो एक छोटा सा अपन एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं कि एक स्लाइड होती है, मान लो एक स्लाइड, और उस पर हम 10% शर्करा घोल डाल दिया, चीनी का घोल, ठीक है, चाशनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो डाल लेते हैं और उस पर अलग अलग 5 या मतलब उससे अधिक पादपों के परागकण डाल के छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। 20-25 मिनट बाद जब उनका अपन इंस्पेक्शन करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि उनमें मतलब पोलन ट्यूब, छोटी छोटी पोलन ट्यूब जो है बनना शुरू हो जाती है। इसका मतलब उनको पोषक पदार्थ मिल रहे हैं और वे अवशोषित करके पोषक पदार्थों को, जल को, ठीक है, वो फूल जाते हैं और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो उनको अतिरिक्त पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है उस कंडीशन में। इसके अलावा इसमें एक छोटा बिंदु और होता है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं इसी साथ में, ठीक है। अंतः प्रजनन अवनमन या अवसादन क्या है? अंतः प्रजनन अवसादन क्या है, ठीक है। अंतः प्रजनन एंड इनब्रीडिंग डिक्रीजमेंट, ठीक है, या इनब्रीडिंग सेडिमेंटेशन, ठीक है, ये क्या है? तो देखो, अंतः प्रजनन का मतलब है स्वपरागण बार बार हुआ, ठीक है। अगर मान लो किसी पादप में हम कहें कि भी कोई पादप है, ठीक है, जब मान लो किसी पादप में स्वपरागण बार बार हो रहा है, स्वपरागण क्या होता है, बार बार होता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में उस पादप के लक्षणों में क्या जाती है, पादप के लक्षणों में क्या जाती है भाई, पादप के लक्षणों में कमी आ जाती है, लक्षणों में कमी आ जाती है, ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, अंतः प्रजनन अवनमन या अंतः प्रजनन अवसादन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी बार बार स्वपरागण होने से किसी भी पादप के लक्षण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते रहेंगे और उनको लगातार अगर हम यूज में लेते रहे तो उनके लक्षण जो है पहले की तुलना में क्या हो जाते हैं, मतलब कमजोरी आयु के, मतलब ज्यादा लाभदायक नहीं उत्पन्न होते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं, अंतः प्रजनन अवनमन या अवसादन, ठीक है। फिर अंतः प्रजनन अवनमन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस क्रिया को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करने चाहिए। अगर मान लो किसी पादप में अंतः प्रजनन अवनमन आ गया तो उस पादप में हमें क्या करना चाहिए, एकलिंगी पुष्पों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, पुष्पों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए मान लो, ठीक है। या इसके अलावा अगर मान लो द्विलिंगी पुष्प है तो उनमें भिन्न काल पक्वता को प्रेरित करना चाहिए। यानी अगर मान लो पुष्प है और उसमें नर और मादा जनांग जो होते हैं, पुंमंग और जायांग जो होते हैं, ठीक है, तो उनको हम इस प्रकार से इंड्यूस या प्रेरित करें कि उनमें जो परिपक्व जो अवधि है वो अलग अलग हो जाए, और अलग अलग हो जाएगी तो उनमें क्या हो जाएगा,
मतलब क्रॉस पोलिनेशन होगा, फलस्वरूप उसके जो लक्षण है उनमें कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अंतर प्रजनन अवलंबन क्या है बता दोगे बात इसमें, मतलब किसी पादप में अगर बार बार शोध परागण होता है तो उसके लक्षणों में क्या जाती है भाई, कमी आ जाती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर प्रजनन अवलंबन बोलते हैं। इसको रोकने के लिए हमें एकलिंगी पुष्पों का उत्पादन करना चाहिए। इसके अलावा पुष्प में भी काल पक्वता को प्रेरित करना चाहिए, जिससे पर परागण हो सके और पुष्प के लक्षणों में कमी ना आए, पादप के लक्षणों में कमी ना आए। इसके अलावा देखो एक बिंदु और है सरल सा इसके साथ भी, अगर हम बात कर लें उसकी भी साथ में देखो, ठीक है, अगला बिंदु जो है वो आता है कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण, अब कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि जब मान लो हम चाहते हैं कि दो हमारे या दो से ज्यादा हमारे पास ऐसे पादप हैं जिनमें लक्षण श्रेष्ठ हैं, जैसे मान लो एक पादप है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, मान लेते हैं एक पौधा हमारे पास कौन सा है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, ज्यादा, ठीक है, लेकिन उसमें उत्पादन कम होता है हमारे पास। दूसरा एक पौधा ऐसा है जिसमें उत्पादन तो ज्यादा होता है लेकिन किसी भी मतलब रोग के संक्रमण से उसमें उत्पादन प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है, यानी उत्पादन हो नहीं पाता उतना। तो हम क्या करें, उन पादपों के बीच में क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है, यानी उस एक पादप के प्रतिरोधक लक्षण आ जाएंगे, दूसरे पादप की उत्पादकता वाले लक्षण आ जाएंगे, ठीक है, तो मेरे पास श्रेष्ठ संतति उत्पन्न होती है। यानी हम कहें कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये प्लांट ब्रीडिंग का ही एक दूसरा नाम माना गया है, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक पादपों के श्रेष्ठ लक्षणों का किसी एक ही पादप में, किसी आयु के अपन श्रेष्ठ लक्षणों का संयोजन जो है, संयोजन कर, ठीक है, संयोजन कर एक श्रेष्ठ संतति उत्पन्न कर लेते हैं, श्रेष्ठ संतति उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, कृत्रिम संकरण कहलाती है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक है, यानी इसको प्लांट ब्रीडिंग भी बोल रहे हैं अपन। अब देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो प्रोसेस काम में ली जाती हैं। पहली जो प्रोसेस होती है इसमें वो होती है विपुंसन या इमेस्कुलेशन, ठीक है, और दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है थैलीकरण, जिसको हम बोलते हैं थैलीकरण या बैगिंग। देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ये ध्यान रखना है कि विपुंसन यानी जो द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है भाई, उसमें हम द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें स्वपरागण हो जाएगा, फिर तो कृत्रिम संकरण हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पुष्प के जो परागकण होते हैं, पुष्प के परागकणों को परिपक्व होने से किसी भी पहले हटा देते हैं, ठीक है, यानी किसी उपकरण द्वारा, चिमटी के द्वारा, किसी अन्य उपकरण के द्वारा पुष्प के परागकण परिपक्व होंगे उससे पहले हमने उनको तोड़ करके अलग कर दिया, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है, ठीक है। थैलीकरण का मतलब या बैगिंग का मतलब क्या होता है, थैलीकरण या बैगिंग का मतलब होता है कि हमने वांछित जो पुष्प था, मादा पुष्प मान लो, ठीक है, और उस मादा पुष्प पर हमने वांछित परागकण छिड़क दिए, ठीक है, वांछित मादा पुष्प है उसकी वर्तिकाग्र पर हमने वांछित परागकणों को छिड़क दिया, और अब हम चाहते हैं कि उसी पुष्प के परागकण या मतलब अन्य कोई अवांछित परागकण उस पर न गिर जाए, तो इसलिए क्या करते हैं, उसको अपन मतलब किसी पॉलिथीन से या पोर्समेंट पेपर से ढक देते हैं, पॉलिथीन या पोर्समेंट पेपर से ढक देते हैं, यानी अवांछित पर परागण को रोकने के लिए हम उस प्लांट को मतलब वांछित परागकणों के द्वारा हमने क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया,
ठीक है। अब हम अवांछित परागकणों से बचने के लिए क्या करते हैं, उसको पॉलीथीन की थैली से ढक देते हैं, तो प्रोसेस होती है थैलीकरण। तो ये कृत्रिम संकरण के अंतर्गत दो ऐसे स्टेप है जिनको यूज में लिया जाता है ताकि हमारा जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है वो कंप्लीट हो सके। अब देखो इसके अलावा और जो छोटे छोटे बिंदु रह गए हैं इस चैप्टर में, कुछ ये ऐसे बिंदु जो छोटे बिंदु हैं लेकिन मतलब पूछ लिया जाता है कभी कभार, अगर मान लो ठीक है छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है, ठीक है, या फिर मान लो एक लाइन का एमसीक्यू टाइप में दे दे, मान लो कि विपुंसन में किया जाता है, ठीक है, तो विपुंसन में क्या किया जाता है, परागकणों को या उनके पुंकेसरों को परिपक्व होने से पहले हटा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें जो नेक्स्ट जो बिंदु रहेगा अपना, वो रहेगा अपना इसी के अंतर्गत देखते हैं अगला जो बिंदु अपने परीक्षा से संबंधित या 12वीं बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो अपना बिंदु आता है, ठीक है, कि भाई एक पुष्प में जब पर परागण हो जाता है या मतलब निषेचन प्रोसेस हो जाती है, एक पुष्प में मान लो निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो गई और निषेचन प्रक्रिया होने के बाद जो पुष्प के जो अलग अलग पार्ट है उनका क्या योगदान रहता है, तो हम बात करें सामान्यतः देखो कि जैसे मान लो पुष्प में जो बीजांड होता है वो किसे बदल जाता है, बीज में बदल जाता है निषेचन के बाद, ठीक है। अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है, ठीक है। और यहां पर जो बीजांड की भित्ति है, बीजांड आवरण, ठीक है ना, बीजांड आवरण, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बीज चोल, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। बाह्य अध्यावरण तो बनाता है बाह्य बीज चोल टेस्टा, और आंतरिक अध्यावरण बनाता है अंतः बीज चोल यानी टेगमेन। ऐसे अंडाशय भित्ति है, उसका क्या काम है, अंडाशय भित्ति का काम होता है फल भित्ति बनाना, इसका काम होता है फल भित्ति बनाना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एंडोस्पर्म है या अपन कहेंगे भ्रूणपोष जो होता है यानी पीईएन, ठीक है, ये पीईएन किसका निर्माण करता है, ये एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये किसका निर्माण करता है भाई, भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है। इसके बाद दल है, बाह्य दल है, ये सब सूखकर या अपन गिर जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। और कुछ पादपों में बाह्य दल लगे भी होते हैं फल के अंदर, जैसे हम टमाटर की बात करें, ठीक है, बैंगन की बात करें तो उनके अंदर लगे भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है गिर जाते हैं। सहायक कोशिका है या अपन कहेंगे भाई जो एंटीपोडल सेल्स जो थी, ठीक है, वो भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो एक हमने बिंदु पढ़ा था कि जो बीजांडकाय होता है, न्यूशिलस जो होता है, बीजांडकाय, न्यूशिलस या बीजांडकाय सामान्यतः तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर हमने देखा था इसको बिंदु को, काली मिर्च और जो चुकंदर होती है, काली मिर्च तथा चुकंदर, बीटरूट, ठीक है, चुकंदर बीटरूट, उसके अंदर क्या होता है, चुकंदर के अंदर ये जो बीजांड का ये नष्ट नहीं होता और ये पेरिस्पर्म का निर्माण करता है, पेरिस्पर्म या अपन कहेंगे प्री भ्रूणपोष बनाता है, प्री भ्रूणपोष बना देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक अध्यावरण की हम बात करें, बीजांड आवरण या अध्यावरण की बात करें तो तीसरा अध्यावरण पाया जाता है, किसमें मिलता है, अरंडी तथा लीची के अंदर। लीची के अंदर खाए जाने वाला भाग कौन सा बताया था, एरिल, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। यानी ये कुछ ऐसे बिंदु है, बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है, अंडाशय से फल बना देती है, पीएन एंडोस्पर्म में बदल जाता है, बीजांड का नष्ट हो जाता है या फिर काली मिर्च और चुकंदर के अंदर ये प्री भ्रूणपोष के अंदर बदल जाता है। ये कुछ ऐसे बिंदु थे छोटे छोटे। इसके अलावा देखो एल्यूरोन लेयर की जो है वो चर्चा कर चुके हैं अपन। एल्यूरोन लेयर क्या है, किसमें पाई जाती है, उसका काम क्या है, कल हम बात कर रहे थे इसके बारे में। इसके अलावा देखो अगला जो अपना एक छोटा बिंदु और आता है इसमें, सामान्यतः अनिषेक फलन, अनिषेक फलन या जो कहें अपन पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक फलन का मतलब होता है ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन से हो गया, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन से हो जाता है, यानी अपन कहेंगे भी बिना निषेचन के
निषेचन की अंडा से किस में बदल गया, अंडा से फल में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को तो बोलते हैं अनिषेक फलन। ठीक है, और जो फल बना है ना उस फल को बोलते हैं अनिषेक फल, अनिषेक फल। ठीक है, यानी बिना निषेचन के अंडा से जो मतलब पुष्प का अंडा से वो फल में बदल जाए मान लो, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। और जो फल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फल बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या अनिषेक फल बोलते हैं। जैसे मान लो बात करूं इसके अंदर, जैसे मान लो केला है, ठीक है, या यूं कहें अपन कि अंगूर है, पपीता है, नींबू है, केला, अंगूर, पपीता, नींबू, ठीक है, अनानास, ठीक है, ये ऐसे माने गए हैं जो अनिषेक फल की श्रेणी में आते हैं। यानी अनिषेक फल बिना निषेचन के ही अंडा से किसे बदल जाता है, अभी फल में बदल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन, प्रक्रिया को अनिषेक फलन बोलते हैं, और जो बनता है फल उसको अनिषेक फल कहते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर और जो छोटा बिंदु है, ठीक है, सामान्यतः जैसे हम बात करें कि एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस या अपन कहें असंग जनन। ठीक है, अगला जो बिंदु रहेगा अपना वो रहता है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, या इसको बोलते हैं असंग जनन। ठीक है, छोटे छोटे बिंदु हैं जो एक्सप्लेनेशन वाले हैं, थ्योरी वाले हैं। ठीक है, सॉरी एपोमिक्सिस या असंग जनन, देखो इसमें एक शब्द आया है एपो प्लस मिक्सिस, एपो प्लस मिक्सिस। एपो का मतलब होता है बिना, ठीक है, और मिक्सिस का मतलब होता है संलयन या बिना मिश्रण के। ठीक है, अगर हम कहें कि जो प्रक्रिया होनी है बिना संलयन या बिना मिश्रण के, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मनज बिना युग्मकों संलयन से बीज या भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी हम कहें कि बिना युग्मक संलयन के, बिना युग्मक संलयन या मिश्रण के, ठीक है, बीज या भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। बिना युग्मक संलयन के क्या किसका निर्माण हो गया, अभी बीज या भ्रूण बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं असंग जनन या एपोमिक्सिस बोलते हैं। अब ये एपोमिक्सिस जो प्रक्रिया है ये 3 प्रकार से संपन्न होती है। जैसे हम बात करें इसमें, एक तो होती है अनावर्ती, अनावर्ती असंग जनन, अनावर्ती असंग जनन। दूसरा हम बात करें इसमें आवर्ती असंग जनन, और तीसरा हम बात करें इसमें अपस्थानिक, अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, इसको बोलेंगे क्रेंट या एपोमिक्सिस। ठीक है, और इसको बोलते हैं एडवेंटिव, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, देखो तीनों में छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अनावर्ती असंग जनन का मतलब क्या है, अनावर्ती असंग जनन का मतलब होता है कि जो बीजांड होता है, बीजांड जो होता है, ठीक है, मतलब एमएमसी जो बनती है ना, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, इन मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर कौन सा विभाजन नहीं हुआ, मियोसिस नहीं हुआ, मियोसिस नहीं हुआ है। और मियोसिस न होने के, सॉरी एमएमसी के अंतर्गत अगर मान लो हम कहेंगे सॉरी मियोसिस हो जाता है और 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अपन कहें यहाँ पर मियोसिस कंप्लीट हो गया, मान लो मियोसिस हो जाता है। ठीक है, और मियोसिस हो जाने के फलस्वरूप, ठीक है, मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनते हैं, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, और इन 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं में से एक जो गुरु बीजाणु होता है
एक गुरु बीजाणु, ठीक है, वो सीधा ही बीज या भ्रूण बना लेता है, बीज या भ्रूण बना लेता है, तो उसे बोलते हैं बना लेता है, ठीक है ना। अनावर्ती का मतलब क्या है? अनावर्ती का मतलब इसमें मेगास्पोर मदर सेल जो होती हैं, मान लो पुष्प के अंदर, ठीक है, बीजांड वाले पार्ट के अंदर हम बात करें, है ना, तो अगर मान लो एमएमसी है, उन्होंने मियोसिस कर लिया और 4 अगुणित गुरु बीजाणु बना लिए, और उन 4 अगुणित गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु जो होता है वो बीज या भ्रूण बना लेता है। यानी यहाँ पर जो बीज या भ्रूण बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा? यहाँ पर अगुणित बनेगा। कैसा बनेगा भाई? अगुणित बनता है। अब बाकी की जो प्रोसेस है इसके अंदर हम बात करें आवर्ती असंचरण के अंदर, तो इसमें क्या होता है? एमएमसी जो होती है ना, उसमें मियोसिस नहीं होता, इसमें नहीं होता है मियोसिस, ठीक है, यहाँ मियोसिस नहीं होता, ठीक है, वहां मियोसिस होता है, ध्यान रखना इसका भी, तो मिस्टेक हो गई थी पहले, ठीक है। एमएमसी जो होती है उसमें मियोसिस नहीं हुआ, फलस्वरूप क्या बनी? फलस्वरूप यहाँ पर द्विगुणित जो संरचना बनती है, ठीक है, द्विगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है, द्विगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, और उन द्विगुणित गुरु बीजाणु से क्या बन जाते हैं? द्विगुणित बीज या भ्रूण बन जाते हैं, ठीक है, सीधा ही द्विगुणित बीज या भ्रूण बन जाते हैं, तो उसे बोलते हैं आवर्ती असंचरण या करेंट एपोमिक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट आती है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब क्या होता है? अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब होता है कि बीजांड के अंदर, बीजांड में भ्रूणकोश के अतिरिक्त, भ्रूणकोश के अलावा, भ्रूणकोश के अलावा, ठीक है, किसी कायिक कोशिका से, किसी कायिक कोशिका से, कोशिका से भ्रूण या बीज का बनना, भ्रूण या बीज का बनना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं। एपोमिक्सिस या असंजनन यानी बिना संलयन या बिना मिश्रण के, बिना युग्मकों के संलयन से क्या बन जाता है? बीज या भ्रूण, तो उसे बोलते हैं असंजनन या एपोमिक्सिस। 3 इसलिए बताए इसकी अनावर्ती। इसके अंदर एमएमसी में मियोसिस तो हुआ, 4 अगुणित गुरु बीजाणु भी बने, परंतु एक गुरु बीजाणु है वो सक्रिय होकर क्या बना लेता है? बीज या भ्रूण, यानी अगुणित बीज या भ्रूण बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसमें एमएमसी जो होती है मियोसिस नहीं करती, फलस्वरूप द्विगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे और उनसे द्विगुणित भ्रूण और बीज का निर्माण हो जाता है। अपस्थानिक भ्रूणता, इसमें बीजांड में भ्रूणकोश के अलावा, भ्रूणकोश के अलावा किसी कायिक कोशिका से भ्रूण या बीज बन जाता है, तो उसे बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। अब इसका जो अपस्थानिक भ्रूणता जो होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसका अगर इंपॉर्टेंस देखें अपन, इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस एक तो ये होता है कि इसमें नए संयोजन नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस कंडीशन के अंदर आवर्ती असंचरण और अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है, यहाँ पर मियोसिस का कोई रोल नहीं है, ठीक है, यानी इन दोनों कंडीशन के अंदर मियोसिस का रोल है ही नहीं। तो मियोसिस का रोल नहीं है ना, तो ध्यान रखना कि पुनः संयोजन नहीं होते, और पुनः संयोजन नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नए लक्षण नहीं बनेंगे, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी, ठीक है। एक तो ये, दूसरा बिंदु क्या है इसका इंपॉर्टेंस में, कि अगर मान लो एपोमिसिस होता है तो हम एक पादप के जो श्रेष्ठ लक्षण माने जाते हैं, उन श्रेष्ठ लक्षणों को हम लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं, यानी एपोमिसिस के द्वारा श्रेष्ठ लक्षणों को लंबे समय तक, ठीक है, संरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो मियोसिस नहीं होता है इंपॉर्टेंस में, ठीक है, फलस्वरूप पुनः संयोजन या विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि श्रेष्ठ लक्षणों को अगर पादप मान लो कोई ज्यादा अच्छे लक्षण है, तो उन ज्यादा अच्छे लक्षणों को हम लंबे समय तक अपन प्रिजर्व करके रख सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं, तो ये इसका इंपॉर्टेंस माना गया है। अगला जो एक छोटा सा बिंदु हो रहा है इस चैप्टर का, वो माना गया है पॉली एम्ब्रियोनिया बहुभ्रूणता। पॉली एम्ब्रियोनिया बहुभ्रूणता, देखो पॉली एम्ब्रियोनिया जो बहुभ्रूणता होती है, इसके बारे में बताया किसने था? इसके बारे में बताया था एवी ल्यूवेनहोफ ने बताया था, 1719 में बताया था पॉली एम्ब्रियोनिया बहुभ्रूणता।
बहुभ्रूणता, या यूं कहें अपन कि पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता के बारे में बताया किसने था? इसके बारे में बताया था एवी ल्यूवेनहोक ने, ल्यूवेनहोक ने बताया था। कब बताया था? 1719 में बताया था, ठीक है ना। एवी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने बताया था। बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी क्या चीज है? तो बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण होता है। सामान्यतः अगर मान लो बीज जो होता है एक बीज, ठीक है, और उसमें क्या होता है बेटा? एक ही भ्रूण होता है, एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, ठीक है। यही होता है अधिकांशतः, तो एक बीज है तो उसमें एक भ्रूण होगा, ठीक है। सामान्यतः अधिकांश पादपों में ऐसा होता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे भी हैं, ठीक है, कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ पादप, ठीक है, जिनमें एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, या यूं कहें पर भ्रूण पाए जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें हम यहाँ पर, तो जैसे मान लो नींबू है, संतरा है, ठीक है, नींबू हो गया मान लो, संतरा हो गया मान लो, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो तंबाकू है, ठीक है, ये ऐसे उदाहरण हैं। तंबाकू या एलियम तंबाकू, क्रोटेलोरिया, क्रोटेलेरिया, ठीक है। ये ऐसे पादप हैं जिनमें एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। यानी एक बीज में सामान्यतः क्या होता है? एक ही भ्रूण होता है, लेकिन कुछ पादपों के एक मतलब जो बीज होता है उसके अंदर एक से ज्यादा भ्रूण होते हैं। ध्यान रखना, पॉली एम्ब्रियोनी का जो पाया जाना, पॉली एम्ब्रियोनी का पाया जाना किसका विशेष लक्षण है? तो पॉली एम्ब्रियोनी का पाया जाना अनावृत बीजी पादपों का विशेष लक्षण होता है। अनावृत बीजी पादपों का, यानी जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण माना गया है। जैसे हम कई बार बात करते हैं कि दोहरे निषेचन का पाया जाना पादपों का विशिष्ट लक्षण माना गया है, विशिष्ट लक्षण माना गया है, ठीक है। दोहरे निषेचन का पाया जाना किसका विशेष लक्षण माना गया है? एंजियोस्पर्म का, आवर्त बीजी पादपों का। और पॉली एम्ब्रियोनी का पाया जाना किसका विशेष लक्षण है? अनावर्त बीजी पादपों का। तो ये क्या अनावर्त बीजी पादप है क्या? नहीं, ये क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ध्यान रखना, ये सब के सब कैसे हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म हैं जिनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जो भी उपयोगी जो जानकारी थी, जैसे हम बात करें कि शुरुआत से लेकर चले हम नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है, फिर भ्रूणपोष है, परागकण की संरचना है, बीजांड है, या हम कहें उसमें जो द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का परिवर्तन है, एक बीजपत्री पादपों में है, या फिर अन्य जो भी छोटे जो इसके पॉइंट थे, ठीक है, उन सबको आज हमने इस क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उम्मीद है आपके 12वीं बोर्ड एग्जाम के अंदर और साथ ही कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कुछ बिंदु पॉइंट ऐसे निकले हैं बीच में यहाँ पर, यकीन माने आप, ठीक है, जो आपकी जिंदगी में काम आने वाले हैं आपकी, ठीक है। तो इस चैप्टर के समाप्ति के साथ ही हम अगली जो क्लास लेकर आएंगे, उस क्लास में इस चैप्टर में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। ओके, थैंक यू।